अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक को कंप्लीट किया था। जैसे कि फर्स्ट दिन ही हम लोगों ने पढ़ा था कि इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पर हम लोग को दो पार्ट में रीड करना है। एक तो लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा हो जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में देखो हम लोगों को क्या क्या सीखना है। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर हमें इंश्योरेंस करवाना है। मीन्स अगर हमारा इंश्योरेंस हमें करवाना है रिगार्डिंग हमारा स्टॉक, तो एक स्टॉक के ऊपर हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि अगर हम लोगों को हमारा स्टॉक नहीं जलता, देन वो हम लोग सेल कर पाते। अगर सेल करते तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाते। मतलब दो ही चीज होता है ना सेल करने से, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। हम लोग मानेंगे यहाँ पर कि प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट हम लोग नहीं अर्न कर सकते हैं ड्यू टू फायर। ठीक है, क्योंकि हमारे गोडाउन में आग लग सकता है, उस वजह से आग लगेगा। ठीक है, मीन्स जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, आग लग गया। और इस बार हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी से कैसे क्लेम मांगना है? जितना स्टॉक जल गया उसके प्रोपोर्शनेटली नहीं, जो स्टॉक जल गया उस पे जितना प्रॉफिट लॉस हो गया, जो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा क्योंकि उतना स्टॉक जल गया, जितना स्टॉक जल गया उस पे जो प्रॉफिट कमाना था उसका जो लॉस हुआ है उसके ऊपर भी हम लोग इंश्योरेंस क्लेम करवा सकते हैं। तो बस उस प्रॉफिट के ऊपर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लो कैसे कैलकुलेशन करना है। whenever there is fire, then a part of stock, then a part of stock loss, then a part of stock loss। ठीक है, there is a loss of profit during this period, there is a loss of profit during period of रेनोवेशन। ठीक है, तो जो स्टॉक जल गया उसके ऊपर तो हमें प्रॉफिट जो अर्न करना था वो तो नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ बिजनेस में जो इंटरप्शन आ गया, क्योंकि फायर ऑकर होने के बाद बिजनेस नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, नॉर्मल तरह से हम लोग सेल वगैरह नहीं कर सकते। कुछ स्टॉक जल गया, जो गोडाउन है वो बेकार हो गया, हो सकता है दुकान में भी आग लग गया हो। तो इस तरह से क्या हो सकता है, हमारा जो बिजनेस का जो पैटर्न है, जो नॉर्मल पैटर्न है, वो इंटरप्टेड हो सकता है। तो ये रेनोवेशन करवाना पड़ेगा फिर से बिजनेस को। तो फायर ऑकर होने से लेके रेनोवेशन पीरियड तक का जो प्रॉफिट हमारा लॉस हो रहा है उस पे भी हमें क्लेम मिलेगा। ठीक है, देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रेनोवेशन। जब रेनोवेशन स्टार्ट है, बिजनेस को फिर से हम लोग मॉडिफाइड कर रहे हैं, उस पीरियड में जितना भी हमारा लॉस होगा उसके ऊपर भी हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। Claim on loss of profit. Good morning, Ronak. गुड मॉर्निंग दीदी। Such loss of profit can be claimed from insurance company. Following steps are followed. अच्छा, स्टेप्स क्या क्या है ये नोट डाउन करना पड़ेगा और इसी स्टेप को फॉलो करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, स्टैंडर्ड सेल, प्लस माइनस ट्रेंड माइनस एक्चुअल सेल,
ये नेगेटिव में होगा तो शॉर्ट सेल मिल जाएगा। अच्छा, नोट करो, एक नोट नंबर 1, ट्रेंड will be given in question or it will be calculated using following formula. सेल्स इन करंट ईयर, ये करंट ईयर लिखा है मैंने, सी डॉट वाई करंट ईयर, नॉन अफेक्टेड पीरियड लेस सेल्स इन प्रीवियस ईयर नॉन अफेक्टेड पीरियड। सेम नॉन अफेक्टेड पीरियड ही यहाँ पर लेना है, लिख लो या फिर ऐसे डॉट डॉट दे सकते हैं हम लोग। इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा, नेक्स्ट लिखना है ट्रेंड इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर इंटू 100, सेल्स इन प्रीवियस ईयर इंटू 100। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 में हमें कैलकुलेट करना है जीपी, जीपी रेशियो। लेकिन ये जीपी रेशियो अकाउंट्स वाला जीपी रेशियो नहीं है, ये जीपी रेशियो जो है ये इंश्योरेंस कंपनी का जीपी रेशियो है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी का जो रूल्स है उसके हिसाब से हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के रूल के हिसाब से हमें ये कैलकुलेट करना है। जीपी इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इंटू 100। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये जीपी रेशियो का फॉर्मूला है बट अकाउंट्स वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस रूल्स ये फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मीन्स फिक्स्ड charges which have been insured। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। लेकिन सेलिंग एक्सपेंस फिक्स्ड वाला, ठीक है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मीन सारा फिक्स्ड चार्जेस, क्योंकि सेलिंग कभी कभी वेरिएबल भी होता है इसलिए मैंने ब्रैकेट में फिर से लिख दिया है फिक्स्ड। स्टेप 3, कैलकुलेट एडिशनल एक्सपेंसेस।
Point 1, actual additional expenses. Point 2, actual additional expenses into adjusted annual turnover. Adjusted annual turnover into GP ratio. Divided by adjusted annual turnover into GP ratio प्लस, ये ब्रैकेट में देना पड़ेगा, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. अच्छा, थर्ड पॉइंट होगा रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड. into GP ratio. Additional sales due to expense. Claim for additional expense will be lower of above. ये तीनों में से जो लोअर होगा वो लेना है. ठीक है, जब हम लोग करेंगे समझ लेंगे ये सारा पॉइंट. पहले नोट डाउन कर लो. इफ एडिशनल सेल्स ड्यू टू additional expense cannot be identified, then assume actual sales as, actual sales in dislocation period as additional sales. Next, if adjusted annual turnover can't be calculated, then consider annual turnover. 80 means annual turnover लिखा, चल लिख ही देते हैं. annual turnover in above formula. So next, step 4, calculate total loss. Profit lost equal to short sale into GP ratio. तो उसका कुछ वैल्यू आएगा. देन ऐड करना है एडिशनल एक्सपेंस क्लेम
लेस सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। जो आएगा उसे लिखना है टोटल लॉस। टोटल लॉस। एंड लास्ट स्टेप, स्टेप 5, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। टोटल लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो। अच्छा, अब एक ड्रॉ कर लेना है हमें, और यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किसे स्टैंडर्ड सेल बोला जाता है, किसे एक्चुअल सेल बोला जाता है। जो भी टर्म्स है वो यहाँ पर लिखना है हमें। स्टैंडर्ड सेल, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। ये हो गया स्टैंडर्ड सेल। अच्छा, एक्चुअल सेल्स। डेट ऑफ फायर। अच्छा, डिसलोकेशन पीरियड similar to dislocation। सिमिलर पीरियड लिख लो, सिमिलर पीरियड टू डिसलोकेशन। अच्छा, इसे लिखना है एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर। फिर यहाँ पर ही लिखना है इफ ट्रेंड इज एडजस्टेड देन it is called adjusted annual turnover। और एक ड्रॉ हमें करना है। सपोज यहाँ फायर ऑकर हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके 6 मंथ्स, यहाँ से लेके अगर 6 मंथ्स फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 6 मंथ्स डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो इस 6 मंथ्स को
क्या बोला जाएगा और इसके आगे के पीरियड को क्या बोला जाएगा। देखो ये यहाँ पर आगे तक भी मैंने दिखाया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो 6 मंथ्स है इसे हम लोग बोलेंगे इंडेमनिटी पीरियड, सिर्फ यहां से यहां तक। मीन्स जिस पीरियड में भरपाई करना पड़ता है, ठीक है। और जितने दिन हमारा बिजनेस सही हालत में नहीं है, जब तक कमाई हमारा मतलब अर्निंग हमारा बिल्कुल मतलब खराब हालत में है, डिसलोकेटेड हालत में है, तो उस पूरे पीरियड को बोलेंगे डिसलोकेशन पीरियड। वो जब तक चलेगा, ठीक है, डिसलोकेशन पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड जो है मतलब अपना जो भरपाई करवाना है करवा लो इंश्योरेंस कंपनी से, जो भी क्लेम व्लेम लेना है वो 6 मंथ्स तक ही इंश्योरेंस कंपनी मानेगी, ठीक है। इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स होगा, लेकिन डिसलोकेशन मतलब बिजनेस कितने दिन हमारा जो अर्निंग का मतलब जो कंडीशन है वो कितने दिन तक खराब हालत में है उसे बोला जाता है डिसलोकेशन पीरियड। लेकिन इंडेमनिटी पीरियड मतलब जिस पीरियड में हमें भरपाई करने का मौका मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। जबकि डिसलोकेशन पीरियड कुछ भी हो सकता है, जब तक हम लोग अपना बिजनेस प्रीवियस कंडीशन में लेके नहीं ला पाते हैं तब तक ये पूरा ही हमारा इंडेमनिटी पीरियड हो जाएगा, ठीक है। इंडेमनिटी पीरियड मीन्स भरपाई करने का मौका, और डिसलोकेशन पीरियड मीन्स जहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कमाई पूरा चौपट है, ठीक है, मतलब काम पहले की तरह नहीं हो रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। हम लोग बहुत सारा यहाँ पर नया नया टर्म्स है, इसको हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। तो ये देखो लॉस ऑफ मैम प्रॉपर्टी। हाँ, দেখাবেন ম্যাম স্ক্রিনশট নেব कौन पेजটা बोलना लास्ट। ম্যাম স্টেপ 1 আর স্টেপ 2 अच्छा, स्टेप 1 আর स्टेप 2, এই যে स्टेप 1। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে আর स्टेप 2। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে अच्छा, अच्छा देखो, पहले कुछ छोटा छोटा एग्जांपल्स करेंगे फिर कंप्लीट सम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोला है। सेल्स बोला है 1/3/2000 से लेके 31 दिसंबर 2000 तक का 6 लाख। फिर 1/3/2000 से लेके 30 जून 2000 तक का 2 लाख। मतलब अगर देखो तो ये जैन से दिसंबर, सॉरी जैन नहीं, ये मार्च से दिसंबर, यहाँ पर दिया हुआ है मार्च से लेके जून तक का, ठीक है। एक मार्च से दिसंबर और एक मार्च से लेके जून तक का सेल दिया हुआ है 2000 का, ठीक है। उसके बाद 1/1/2000, 1/1/2000 से लेके 1/3/2000 तक का एक सेल दिया हुआ है, और 1/3/2001 से लेके 30 जून 2001 तक का सेल दिया हुआ है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है अफेक्टेड पीरियड। मतलब 1/3/2001 से लेके 30 जून 2001 तक का अफेक्टेड पीरियड है, मतलब बिजनेस हमारा सही हालत में नहीं था। तो क्या यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते कब फायर ऑकर हुआ है। बताओ, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कब फायर ऑकर हुआ है। अफेक्टेड पीरियड मतलब जहां पर 1 मार्च को। हाँ 1 मार्च को, ठीक है। हाँ ये देखो 1 मार्च को ना, क्योंकि ये अफेक्टेड पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक अफेक्टेड। अभी तो मैंने कहा है अफेक्टेड पीरियड मतलब हमारा डिसलोकेटेड पीरियड। अब डिसलोकेटेड पीरियड मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इंडिमिनिटी मैक्सिमम 6 मंथ्स होगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, यहाँ पर 4 मंथ्स हो रहा है, मार्च पूरा, अप्रैल मई जून, तो 4 महीना पूरा बिजनेस अफेक्टेड था, ठीक है। और फायर इसका मतलब कब ऑकर हुआ है 1/3, ठीक है, 1 तारीख से लेकर, अभी तुम लोग यहाँ पर ड्रॉ देखोगे तो देखो समझ जाओगे। तो ये देखो ये अफेक्टेड पीरियड है ना, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक का दिखाया है, ठीक है, डिसलोकेशन पीरियड। तो ये अगर अफेक्टेड पीरियड है तो फिर फायर यहाँ पर ऑकर हुआ था, फायर जहां से ऑकर हुआ था वहां से लेके आगे का टाइम पीरियड जब तक बिजनेस नॉर्मल हालत में नहीं आता है उसे हम लोग कहेंगे अफेक्टेड पीरियड। तो एक बार हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पर पहले 2000 का डेटा दिया हुआ है आधे आधे हिस्से में, फिर 2001 का दिया हुआ है।
तो अगर हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं तो देखो क्या दिया हुआ है, 1/3/2000 से लेके 31 दिसंबर, 1/3/2000, ठीक है। यहाँ से लेके पहले जून तक का करेंगे क्योंकि जून पहले आता है फिर दिसंबर आता है, तो फिर हमारा ड्रॉ सही रहेगा। तो जून तक का कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से लेके जून तक का सेल बताया है 2 लाख, और फिर दिसंबर 31 दिसंबर यहाँ तक का सेल बताया है 6 लाख। तो 2 लाख एंड 6 लाख, तो देखो 2 लाख, ये यहां से लेके यहां तक 2 लाख, फिर यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन में ही बता दिया है ये कितना है, यहां से लेके यहां तक है 6 लाख, हम यहाँ पर लिखते ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया 6 लाख। हाँ, अब उसके बाद 1/1/2001 से लेके 1/3/2001, तो 1/1/2001 ये वाला हो जाएगा क्योंकि 31 दिसंबर मतलब ही 1/1/2001, यहां से लेके 1/3/2001 तक, तो 1/3/2001 यहाँ तक का एक डेटा दिया हुआ है 4 लाख। फिर यहाँ से लेके 30 जून 2001 तक यहाँ तक का एक डेटा दिया हुआ है 12,000। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये दिया हुआ है 12,000, और बाकी ये दिया हुआ है 4 लाख, ठीक है। ये 4 लाख दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 12,000, ठीक है। ये 4 लाख और ये 12,000। अच्छा, आगे क्या बोला है, देखो आगे बोला है कि अफेक्टेड पीरियड, इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक अफेक्टेड पीरियड, तो ऑब्वियसली फायर यहाँ पर ऑकर हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बिजनेस अफेक्टेड हालत में है। ट्रेंड ग्रोइंग 10% इन वॉल्यूम। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है, बिजनेस का ट्रेंड। ट्रेंड मतलब बिजनेस में कुछ भी ट्रेंड हो सकता है, मतलब किसी का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ रहा है तो ये ग्रोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है। और अगर कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ट्रेंड का मतलब बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी। तो ट्रेंड दिया हुआ है 10% ग्रोइंग, यानी अपवर्ड बढ़ रहा है। मतलब आज अगर 100 यूनिट सेल हो रहा है तो कल 110 यूनिट सेल होगा, ठीक है। हमें बोला है फाइंड आउट करो शॉर्ट सेल 80 मतलब एनुअल टर्नओवर, AAT मतलब एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। तो हमें तीन चीज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और ये हमें डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोला है शॉर्ट सेल। अब अगर तुम लोग इसका नोट देखोगे तो सबसे पहले स्टेप 1 में शॉर्ट सेल ही था। एक बार अभी यहाँ से शुरू करते हम लोग पढ़ना। देखो, वेन एवर देयर इज फायर then a part of stock loss, there is a loss of profit during period of renovation. Such loss of profit can be claimed from insurance company. Following steps are followed. সৈকত আমাকে ফোন করছিলাম, ক্লাস নিচ্ছিলাম তো ওই জন্য রিসিভ করিনি। ঠিক আছে, আমার স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে, আমি লগ ইন করছিল না কিছুতে এই লিঙ্কটাতে, ও এর জন্য আচ্ছা, আমি ফোন করলাম না। আর আমি ক্লাস নিচ্ছি বলে আমি কিছু নিতে পারলাম না ফোনটা, আর কিছু বলতেও পারলাম না। আমি ভাবলাম হয়তো তুমি স্যারের সাথে নিশ্চয়ই কথা বলে নেবে। স্যারের সঙ্গে কথা বলিনি, যে কিছুতে ঢুকতে পারছিলাম না, এতটা আমার দেরি হয়ে গেল। ও ঠিক আছে, আমি এখনো স্টার্ট করিনি, জাস্ট নোটটাই লিখিয়েছি, এই ফার্স্ট সামটা স্টার্ট করছি। আচ্ছা, আমি এটা তো লেখা হয়ে গেছে, তাহলে সবার আমারই। হ্যাঁ, তুমি এটা তোমাকে নোট ডাউন একটু করে নিতে হবে। আমি তোমাকে এই স্লাইডটা না শেয়ার করে দেবো, লাস্ট এটার পিডিএফটা তুমি লিখে নিতে পারবে এখান থেকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এখন আমরা এই কোয়েশ্চেনটা করছি, লস অফ প্রফিটের কোয়েশ্চেন নাম্বার 14টা করছি, ঠিক আছে। তো এই জাস্ট শুরু করেছি করা, এখানে এই জাস্ট এটা লিখেছি, এবারে শুরু করছি। अच्छा, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में देखो सबसे पहला स्टेप जो है वो जो हम लोगों को बोला है, सबसे पहले बोला है शॉर्ट सेल निकालो, ठीक है। शॉर्ट सेल बोला है और शॉर्ट सेल ही देखो हमारा पहला स्टेप होता है। अगर शॉर्ट सेल नहीं भी कैलकुलेट करने बोले तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो शॉर्ट सेल ही है। अब शॉर्ट सेल का मतलब क्या है, शॉर्ट सेल का मतलब है कि कितना कम सेल हुआ है। अब क्यों कम सेल होगा, ऑब्वियसली बिजनेस अगर पहले के जैसे रन नहीं कर रहा है ड्यू टू फायर, अगर वहां पर प्रॉब्लम अराइज हुआ है तो हमारा जो सेल है वो तो कम होगा ही। अब ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा सेल कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा प्रीवियस ईयर में सेम टाइम पीरियड में क्या सेल हुआ था, दैट इज स्टैंडर्ड सेल।
स्टैंडर्ड सेल का मतलब है कि प्रीवियस ईयर में जो अफेक्टेड पीरियड इस साल का है। स्टैंडर्ड सेल मतलब क्या होता है, एक बार सुनो, यहाँ पर ड्रॉ में भी तुम लोग देख सकते हो कि स्टैंडर्ड सेल क्या होता है। स्टैंडर्ड सेल का मतलब आग लगने के बाद जितने दिन तक हमारा बिजनेस खराब हालत में है, ठीक है, डिसलोकेटेड हालत में है, प्रीवियस ईयर सेम पीरियड का हमें सेल ढूंढना है। देखो मैंने लिखा भी है सिमिलर पीरियड टू डिसलोकेशन, ठीक है, जितने दिन तक हमारा बिजनेस नॉर्मल कंडीशन में आ नहीं पाया, सिमिलर पीरियड का हमें वही कंडीशन ढूंढना है प्रीवियस ईयर का, दैट इज स्टैंडर्ड सेल। मतलब हमें यहाँ पर देखना है कि अगर सपोज ये जैन टू मार्च है, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स तक हमारा बिजनेस खराब हालत में था, 2021 ले लेते, ठीक है, 2021 जैन टू मार्च, और हमें अपना अगर सेल कम है या ज्यादा है ये समझना है, तो हमें सिमिलर पीरियड का जैन टू मार्च का देखना पड़ेगा 2020 का। 2020 का हम लोग सेम पीरियड का क्या देखेंगे, सेल देखेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड सेल क्या है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड सेल बोलेंगे, ठीक है। कंपेयर करना है ना कितना हमारा शॉर्ट सेल हुआ है, तो प्रीवियस ईयर के सेम पीरियड का हम लोग चेक करेंगे कि अगर इस पीरियड में इतना हुआ था, क्योंकि हमारा बिजनेस ग्रोइंग था, सपोज जैन टू मार्च में जो भी मैंने टाइम पीरियड लिया, फॉर एग्जांपल जैन टू मार्च में 2020 में सेल हुआ था 1 लाख का, और बिजनेस में 10% का अगर ग्रोथ है, तो जैन टू मार्च 2021 में कितना सेल होना चाहिए था, अगर कोई ये फायर वायर वाला केस नहीं होता तो कितना सेल होना चाहिए था? 2,20,000। 20 हो रहा है या 10 हो रहा है? हाँ 20 हो रहा है, नहीं 10 हो रहा है ना, 10 हो रहा है, 1,10,000। जैन टू मार्च में प्रीवियस ईयर मेरा 1 लाख हुआ था, और अगर मेरे बिजनेस में 10% ग्रोथ है, देन मेरा जैन टू मार्च में 2021 में कितना सेल होना चाहिए था? ग्रोथ के हिसाब से 1,10,000 का सेल होना चाहिए था। बट फॉर एग्जाम्पल क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था ड्यू टू फायर, तो यहाँ पर सेल हुआ है सिर्फ 80,000। तो बताओ कितना शॉर्ट सेल हुआ है? अगर 80,000 का शॉर्ट सेल हुआ है तो कितना शॉर्ट सेल हुआ है? 30,000 का शॉर्ट सेल हुआ है, अगर एक्चुअल सेल 80,000 हुआ है, तो इसे कहते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट करना है? इस तरह से, मतलब जैसे तुम लोग अगर देखो तो कभी कभी ऐसा होता है, ये मतलब स्कूल में 1 to 8 तक होता है, हम 9 में भी कभी कभी हो जाता है, बट फाइनल एग्जाम में नहीं हो सकता, मतलब जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें नहीं होता है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, अगर हम लोगों ने मान लो जो मिड टर्म है वो तो दे दिया, जिसे हम लोग तो हाफ ईयरली ही कहते थे, ठीक है, तुम लोग क्या बोलते मुझे नहीं पता, और फाइनल एग्जाम हम लोग नहीं दे पाए, सपोज इतना बीमार हो गए कि फाइनल एग्जाम नहीं दे पाए, तो कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट का बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि अच्छा उसने हाफ ईयरली में, मतलब जो मिड टर्म वगैरह जो भी बोलते हैं, उसने क्या मार्क्स स्कोर किया था। अगर अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किया था तो ये एजम्पशन लिया जाता है कि हाँ वो फाइनल में भी अच्छा कर सकता था, बट वो ड्यू टू उसका कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी तबियत खराब है, अगर कोई सीरियस बात है, तो उसे क्या किया जाता है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि वो 10 से 11 चला जाएगा, ये हम नहीं कह रहे। हम अभी तो फिलहाल बहुत कुछ ही हो रहा है, छोड़ो। लेकिन जो मतलब जेन्युइन जो होना चाहिए, जैसे कि 3, 4, 5, 6 में ऐसा कभी कभी होता है कि स्कूल की तरफ से अगर कोई स्टूडेंट का रिस्पॉन्स सही है, अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, प्रीवियस रिस्पॉन्स अच्छा है, तो फिर करंट सिचुएशन को प्रीवियस के साथ कंपेयर करके उसके लिए एक मतलब कुछ सोचा जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पर बिजनेस में भी हमें ये सोचना है कि मैंने प्रीवियस ईयर में अगर सेम पीरियड में इतना सेल किया था और मुझे मेरे बिजनेस का एक ग्रोथ दिख रहा है, तो मेरे बिजनेस में इस बार भी इतना सेल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि फायर ऑकर हुआ है। तो अगर नहीं हो पाया, जितना हुआ है उससे हमें कंपेयर करना है। अब देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मतलब जो मैंने अभी समझा है उसी तरह से फॉर्मूला बना हुआ है। स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल मतलब मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर का सेल होगा, ठीक है, सिमिलर टू डिसलोकेशन पीरियड। यहाँ पर तो मैंने नहीं लिखा है, बट देखो यहाँ पर मैंने लिखा है सिमिलर टू पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस ट्रेंड किया है मैंने, क्यों किया है? क्योंकि मेरे बिजनेस में जैसे मैंने बोला 10% ग्रोथ इस क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है 10% लेस भी चल रहा है, तो ट्रेंड अगर इंक्रीजिंग है तो प्लस कर देंगे, ट्रेंड अगर हमारा डिक्रीजिंग है तो लेस कर देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअली कितना सेल हुआ है, कंपेयर करेंगे, ये प्रीवियस ईयर हुआ था, ये बिजनेस के ट्रेंड के हिसाब से इतना होना चाहिए था, ये दोनों का प्लस या माइनस जो भी हो, लेकिन एक्चुअली में इतना ऑकर हुआ है। देन
शॉर्ट सेल कितना है ये हमें पता चल जाएगा। अब इसके साथ देखो एक नोट भी मैंने लिखवाया हुआ है यहाँ पर। नोट क्या है? नोट है कि ये देखो, ट्रेंड विल बी गिवन इन क्वेश्चन और इट विल बी कैलकुलेट यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। ट्रेंड क्वेश्चन में अगर गिवन है तो अच्छा बात है, जैसे कि इस क्वेश्चन में तो गिवन है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ स्टेप वाइज ही क्वेश्चन मेरा बना हुआ है ताकि तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट हम लोग शॉर्ट सेल कैलकुलेट करेंगे जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग पहले शॉर्ट सेल निकाल लेते हैं। स्टेप 1, ये स्टेप 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि हमें डायरेक्टली बोल दिया कि शॉर्ट सेल निकालो, लेकिन एक्चुअली जो हमारा मतलब क्वेश्चन रहेगा वहां पर अगर शॉर्ट क्वेश्चन रहे तो ऐसा रहेगा, अदरवाइज अगर कंप्लीट क्वेश्चन रहे तो ये नहीं बोलेगा कि शॉर्ट सेल निकालो, 80 निकालो, AAT निकालो, सीधा बोलेगा क्लेम निकालो। और क्लेम निकालने के लिए जितने भी स्टेप्स फॉलो करने हैं वो हमें करने पड़ेंगे। अच्छा, अब बताओ हम लोग शॉर्ट सेल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। तो पहले क्या हमें शॉर्ट सेल का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। अब बताओ अगर हमें शॉर्ट सेल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या क्या डेटा चाहिएगा। जैसे यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिसलोकेटेड हालत में है हमारा बिजनेस, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? पहले स्टैंडर्ड सेल देखेंगे। और स्टैंडर्ड सेल का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर का देखो, जैसे मैंने बताया ना, स्टूडेंट का स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा कि अच्छा प्रीवियसली उसने क्या एग्जाम में क्या किया था, उसके बाद उसे प्रमोट करना है या नहीं करना है वो डिसाइड किया जाता है। उसी तरह से स्टैंडर्ड सेल देखेंगे कि स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर में क्या सेल हुआ था। तो पूरे टाइम का देखेंगे तो कैसे मैच होगा? हमें क्या देखना है? सेम टाइम पीरियड के साथ हमें कंपेयर करना है। जैसे कि ये टाइम पीरियड का मुझे प्रीवियस ईयर का कंपेयर करना है, तो बताओ 2 कौन लाख। सा? 2 लाख, करेक्ट। ये देखो 2 लाख हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया। ये देखो तुम लोग को सिर्फ डेट देखना है। ये देखो मार्च टू जून, मार्च टू जून, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, ये अफेक्टेड ईयर। करंट ईयर मतलब करंट ईयर का कौन सा पोर्शन जो अफेक्टेड है। तो 2 लाख स्टैंडर्ड सेल हो गया, 2 लाख। अब बिजनेस में ट्रेंड था वो भी अपवर्ड, मैंने यहाँ पर एरो से दिखाया है, तो ऐड कर देंगे ट्रेंड 20,000। हाँ 20,000। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता तो हमारा 2,20,000 का तो सेल होना ही चाहिए था, क्योंकि बिजनेस का ट्रेंड तो फिलहाल यही बता रहा है हमें। लेकिन हुआ कितना? 12,000। हुआ 12,000 एक्चुअली में। तो फिर कितना कम हो गया? बहुत ज्यादा ही कम हुआ है। देखो 2,08,000। 2,08,000, तो ये हमारा शॉर्ट सेल हो गया। ठीक है, शॉर्ट सेल, कितना सेल हमारा कम हो गया है ड्यू टू फायर, तो ये कैलकुलेट हो गया शॉर्ट सेल। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कैसे कौन सा स्टेप्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारा इसमें डेटा है, तो अगर समझोगे तभी याद रख पाओगे, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट सेल कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करने बोला है? 80। 80 मीन्स एनुअल टर्नओवर। ठीक है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने बोला है 80। 80 मीन्स एनुअल टर्नओवर। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला तभी अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला तभी हम समझा पाएंगे जब क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा ट्रेंड अवेलेबल था। इस वाले क्वेश्चन में ट्रेंड अवेलेबल था, तो इसका एप्लीकेशन हम नहीं दिखा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो दिखा देंगे। कैलकुलेशन ऑफ जीपी, ये भी फिलहाल हमें नहीं चाहिए। हमें बोला है एडिशनल एक्सपेंस, ये भी नहीं आया है। टोटल लॉस, अच्छा यहाँ पर देखो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि एनुअल टर्नओवर क्या होता है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर यूज किया हुआ है। अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे, ये देखो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर, ये वाला चीज यूज किया हुआ है। चलो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ से समझते हैं कि यहाँ पर एनुअल टर्नओवर का मतलब क्या था। देखो नॉर्मली एनुअल टर्नओवर का मतलब, एनुअल मतलब 12 मंथ्स का, टर्नओवर मतलब सेल। तो 12 मंथ्स के सेल को हम लोग एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एनुअल टर्नओवर का मतलब, यहाँ पर एनुअल कैसे काउंट किया जाएगा? यहाँ पर भी एनुअल मीन्स 12 मंथ्स ही होगा, लेकिन ये कोई कैलेंडर ईयर या फिर और एक क्या होता है फाइनेंशियल ईयर, इस तरह से नहीं कैलकुलेट होगा। यहाँ पर एनुअल यानी ईयर काउंट करना है हमें। किस तरह से? जिस दिन फायर ऑकर हुआ है,
जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके हमें बैक में 12 मंथ्स जाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो 12 मंथ्स जहां पर जाके एंड होगा मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट यहाँ पर इस तरह से दिखाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैंने कोई डेट वगैरह लिखा नहीं है कि हम यहाँ पर काउंट कर ले कि कितने दिन में 12 मंथ्स हो रहा है। क्या करना है, जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके बैक में अगर हम लोग 12 मंथ्स जाएंगे, क्योंकि ये सब इंश्योरेंस कंपनी का रूल्स है, ठीक है, तो बैक में अगर 12 मंथ्स जाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे एनुअल टर्नओवर। और अगर इस टर्नओवर में कोई भी ट्रेंड इंक्लूडेड है देन इट इज कॉल्ड एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ठीक है। एडजस्टेड वाला समझाएंगे, पहले हम लोग एनुअल टर्नओवर निकाल लेते हैं कि एनुअल टर्नओवर कितना होगा। तो टर्नओवर मतलब सेल, हमें सेल कैलकुलेट करना है एनुअली, लेकिन एनुअल पीरियड कैसे लेना है, जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन से लेके बैक में हमें 12 मंथ्स ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो ड्रॉ में फायर ऑकर कब हुआ है उस दिन से लेके हमें बैक में 12 मंथ्स जाना है। तो फायर ऑकर हुआ है 1/3 को, तो बताओ 1/3 से लेके बैक में कहाँ जाने से 1 साल होगा? 1/3/2000 1/3/2000, ठीक है। यहाँ से लेके मार्च से मार्च, हाँ मार्च से मार्च जाएंगे तो ये 1 ईयर हो जाएगा। अब कितना हुआ 10 लाख। 10 लाख क्यों हो रहा है, देखो ये पूरा है 6 लाख, ये है 4 लाख, तो 10 लाख हो गया ना। ये देखो यहाँ से यहाँ पूरा 6 लाख और यहाँ से यहाँ पूरा 4 लाख, 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख। या फिर हम लोग चाहे तो ऐसे भी सोच सकते हैं, ये 2 लाख है, ये पूरा 6 लाख है, तो ये 4 लाख हो जाएगा, लेकिन हमें उतना जरूरत नहीं है, शायद आगे जरूरत हो दूसरे पॉइंट में। तो ये अगर 2 लाख है, ये 6 लाख है, तो हम लोग ये तो कह ही सकते हैं ना इतना सा पोर्शन कितना हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख, ये 2 लाख, ये वाला राउंड 2 लाख, ये पूरा राउंड 6 लाख, तो ये बाकी 4 लाख, ठीक है। तो ये 2 लाख 4 लाख 6 लाख और ये 4 लाख 10 लाख, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। तो एनुअल टर्नओवर हम लोग निकाल रहे हैं। तो एनुअल टर्नओवर में हमारा कौन कौन से पीरियड का सेल आ जा रहा है, देखो एक आ रहा है 1/3 से लेके 31 ऑफ दिसंबर, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था 1/3 से लेके 31 ऑफ दिसंबर। मैंने ये टाइम पीरियड लिया क्योंकि देखो क्वेश्चन में गिवन है 1/3 से लेके 31 ऑफ दिसंबर 6 लाख, ये पूरा ले लिया मैंने 1/3 से लेके ये पूरा 6 लाख। फिर यहाँ पर 1/1/2001 से लेके 1/3/2001 तक 4 लाख। 1/3/2001 तक ये देखो 4 लाख, तो टोटल कितना हो गया 10 लाख। इसे हम लोग बोलेंगे एनुअल टर्नओवर। अच्छा, अब इसमें अगर हमें एडजस्ट करना है, अगर इसमें हम लोग कुछ एडजस्ट करेंगे देन इसे हम लोग कहेंगे एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। क्या एडजस्ट करना है, ये देखो ट्रेंड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ट्रेंड है या फिर ट्रेंड फाइंड आउट हम लोगों ने किया है, तो ट्रेंड को अगर हम लोग इसमें एड लेस जो भी होता है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, जैसे कि इसमें तो अपवर्ड है, अगर ट्रेंड इस एनुअल टर्नओवर में ऐड हो जाता है देन इट इज एडजस्टेड टर्नओवर, ठीक है। तो इफ ट्रेंड इज एडजस्टेड देन इट इज कॉल्ड एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो इसी टर्नओवर को हम लोग एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बनाएंगे। तो देखो कैसे कर सकते हैं, adjusted annual turnover। तो हमें देखना है कि कहाँ कहाँ हम लोग ट्रेंड लगाएं, ठीक है, कहाँ हम लोग ट्रेंड लगाएं। अच्छा, ट्रेंड कहाँ पर लगा सकते हैं, एक चीज बताओ, ये जो 6 लाख है हम डायरेक्टली 6 लाख ले रहे हैं, ठीक है, ये 6 लाख है। और यहाँ पर जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, जैन से जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे बताओ ये 4 लाख है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमें एनुअल टर्नओवर है, ये जो पूरा है इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हमारा एनुअल टर्नओवर। अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट होगा जो कि है यहाँ पर 10%, तो इसे हम लोग कहेंगे एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। अच्छा, ईयर एंड हो रहा है 31 ऑफ दिसंबर, ठीक है, तो बताओ कहाँ पर ट्रेंड ऐड होना चाहिए, क्या ये 6 लाख में, दैट इज द सम ऑफ 2 लाख एंड 4 लाख, 6 लाख में ऐड होना चाहिए या 4 लाख में, मतलब कौन सा ऑलरेडी ट्रेंड के साथ शुरू हो गया था। ट्रेंड मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर के सेल को देख के ना हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रेंड है, ठीक है। तो बताओ ये प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर में इतना सा स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फायर ऑकर हो गया है। तो अगर हमें 4 लाख पे
4 लाख पे ये तो ऑलरेडी एडजस्टेड ही है, ये 4 लाख पे नहीं कर सकते, ये हमें 6 लाख पे करना पड़ेगा। क्यों? ये एडजस्ट किया हुआ नहीं है, अकॉर्डिंग टू करेंट ईयर है। करेंट ईयर के यहाँ पर अगर हम लोग है, देखो अगर हम लोग यहाँ पर है, भगवान, यहाँ पर अगर हम लोग है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं दिस ईयर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना सेल का ग्रोथ 10% देखा। हम लोगों ने कैसे पता किया कि हमारे बिजनेस में 10% ग्रोथ है? क्योंकि जब हमारा बिजनेस जैन से लेके मार्च तक स्टार्ट हो गया, ठीक है, जैन से लेके मार्च तक स्टार्ट हो गया, तो इसके प्रीवियस ईयर का डेटा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर हमारा ईयर जैन टू दिसंबर है तो इसके पहले भी जैन होगा, ठीक है, इसके पहले भी जैन होगा। तो यहाँ का सेल देख के तो हम लोग बता सकते हैं ना कि यहाँ पर 10% का ग्रोथ हुआ है पिछले साल से। ये जो 10% ये लोगों ने बताया है, तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही तो हम लोग ग्रोथ को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमारा यहाँ पर ग्रोथ है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही तो 12,000 देख के हम लोगों ने कहा कि हमारा ग्रोथ जो है उसके हिसाब से नहीं हुआ और इतना कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अगर 100 रुपीज का सेल था तो यहाँ पर 110 हुआ होगा, तभी तो यहाँ पर मतलब जैन टू दिसंबर में, ठीक है, जैन टू, यहाँ पर ये देखो जैन टू मार्च में, ये जैन टू मार्च जो यहाँ पर मिसिंग है ये वाला फिगर, ठीक है, जैन से लेके मार्च जो यहाँ पर अवेलेबल है, तो जैन से लेके मार्च यहाँ पर अगर 100 रुपीज का सेल हुआ है, यहाँ पर 110 हुआ है, तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि ये 10% ग्रोथ था, बिजनेस में ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था 10%। उसके बाद यहां से लेके यहां तक फायर ऑकर हो गया है। तो बताओ कि कहां पर ट्रेंड एडेड है ऑलरेडी और कहां पर नहीं है। अब इसके बाद का जब 4 पीरियड लाख देखें, में ट्रेंड एडेड है और 6 ट्रेंड लाख में एडेड नहीं है। 6 लाख में नहीं है। सिमिलरली अगर ये पीरियड हमें दिया हुआ रहता, ठीक है, और इसके बाद हमारा फायर ऑकर होता, तो फिर इस पे बोलते कि ट्रेंड ऐड नहीं है और इस पे ट्रेंड ऐड है, ठीक है। तो जो हम लोग करंट सिचुएशन में पहुंचेंगे तो उसी से पता चलेगा कि हमारा ट्रेंड ऑलरेडी क्या है, एडेड है, क्योंकि प्रीवियस ईयर देख के तो हम लोग ट्रेंड डिसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ट्रेंड ऐड नहीं होता है तो वो प्रीवियस वाले पे नहीं होता है, ठीक है, ट्रेंड ऐड नहीं होगा तो वो प्रीवियस वाले पे नहीं होगा, तो हमें प्रीवियस वाले पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पर ऐड करेंगे, एनुअल टर्नओवर हो गया 10 लाख, ये देखो एनुअल टर्नओवर हो गया 10 लाख। अच्छा, अब इसमें एडजस्ट कर देंगे, एड ट्रेंड, एडजस्ट क्या करना है, ट्रेंड एडजस्ट करना है 10%। अच्छा, तो कितने पे करेंगे, 6 लाख पे, तो 6 लाख पे 10% कितना हो जाएगा, 60,000। तो 10,60,000, 10,60,000, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन करते तो और भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, क्वेश्चन का डिटेल्स बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर सेल्स बताया है 1/1/2000 से लेके 31 दिसंबर 2000 तक का सेल बताया है, मतलब पूरे एक साल का। देख लो टाइम पीरियड, देखो 1/1 से लेके 31 दिसंबर। अच्छा, उसके बाद 1/1/2001 से लेके जून तक का 6 लाख। फिर जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2001 अफेक्टेड पीरियड, यानी यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है, तो ये पूरे एक साल का डेटा दिया हुआ है। ये भी देखो एक साल का 1/1/2001 से लेके 31, अच्छा दिसंबर तक नहीं है, 31 ये अक्टूबर तक का दिया हुआ है, लेकिन इसका दो पार्ट दिया हुआ है। एक है प्री मतलब अफेक्टेड होने के पहले तक का जो कि 6 मंथ्स है, उसके बाद का फिर 1/7/2000 से लेके 31/10/2000 का अलग से सेल बताया है। फिर यहाँ पर एक पार्ट सेल बताया है। ये पूरे ईयर के अंदर दो पार्ट में सेल बताया है, एक है जुलाई से लेके अक्टूबर और एक जैन से लेके जून तक का। तो पहले हम लोग इसे एक बार पॉइंट आउट कर लेते हैं। वन वन टू थाउजेंड देखते हैं सबसे पहले क्या पार्ट किया हुआ है। 1/1/2000 से लेके 30 जून, ये सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 4,50,000 30 जून तक।
4,50,000। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फिर जुलाई से लेके अक्टूबर तक 4 लाख, तो जून का खत्म मतलब जुलाई से लेके 30 अक्टूबर तक हो जाएगा 4 लाख। अच्छा, उसके बाद 2000 का दिया हुआ है, देखो 1/1/2000 से लेके 31 दिसंबर 2000 पूरा का पूरा 10 लाख का सेल है, पूरा का पूरा 10 लाख का सेल है। मतलब ये ईयर अगर यहाँ पर एंड होता है जैसे कि कहा गया है क्वेश्चन में, तो ये पूरा सेल कितना बता रहा है? ये पूरा सेल बताया है 10 लाख। तो बताओ ये रिमेनिंग पीरियड का सेल कितना होगा, ये बताओ। ये रिमेनिंग पीरियड का हम लोग कैसे निकालेंगे? ये पार्ट पार्ट दिया हुआ था इसलिए मैंने लिखा 4,50,000 फिर 4 लाख, और यहाँ पर 31 दिसंबर 2000 तक का पूरा सेल बता के रखा है, तो ये बाकी कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। 1.5। हाँ 1.5 लाख, 1.5, 8.5 लाख माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1,50,000। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो पूरे एक साल का सेल को हम लोगों ने पार्ट पार्ट कर दिया, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ था और इंफॉर्मेशन जरूर काम आएगा, तभी दिया हुआ है। उसके बाद 2001 का इंफॉर्मेशन देखो, 1/1/2001 से लेके पहले 30 जून, सबसे स्मॉल पार्ट यही है 6 लाख 30 जून तक। तो यहाँ पर लिखते हैं 30 जून तक 6 लाख। अच्छा, उसके बाद जुलाई से लेके अक्टूबर तक 1,20,000। तो जुलाई यहाँ पर, यहाँ से लेके अक्टूबर, जुलाई से लेके अक्टूबर तक हो गया 1,20,000, 1,20,000 हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने देखो ये सारा चीज नोट डाउन तो कर लिया। तो अफेक्टेड पीरियड बताया है, तो इसका मतलब यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है, यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है एडिशनल एक्सपेंस दिया हुआ है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, पॉलिसी अमाउंट, नेट प्रॉफिट, डिक्लाइन इन जीपी रेशियो ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट, और फाइंड आउट क्लेम। क्लेम फाइंड आउट करने बोला है। इफ फायर ऑकर 1/7/2001 से लेके, फायर ऑकर तो 1/7/2001 को हुआ था, मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, 30 जून लिखा है, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। और 31 अक्टूबर 2001 तक का कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधा बोला है कि पॉलिसी वैल्यू को क्लेम को कैलकुलेट करो, और उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि एडिशनल एक्सपेंस दिया हुआ है 10,000। अच्छा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मैंने शॉर्ट में लिखा है 20,000। 20,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 20,000। अच्छा, फिर अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 30, पॉलिसी अमाउंट 2 लाख, प्रॉफिट पॉलिसी वैल्यू 2 लाख, पॉलिसी वैल्यू 2 लाख, और नेट प्रॉफिट 1 लाख, और जीपी जो कि डिक्लाइन हो रहा है 2% ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट। ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लिख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग को पूरा जो स्टेप्स है वो फॉलो करना है, तभी जाके हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट ये किया जाता है कि हमारा शॉर्ट सेल कितना है। तो चलो शॉर्ट सेल कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले शॉर्ट सेल कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप 1, स्टेप्स हमें याद रखना है। तो स्टेप 1 में कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट होता है? हमें चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियसली हमारा क्या सेल हुआ था। स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल, और यहाँ पर हमें प्लस माइनस ट्रेंड करना पड़ सकता है अगर कुछ है तो। फिर हम लोग लेस करेंगे एक्चुअल सेल्स, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा शॉर्ट सेल कितना है। ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले
स्टैंडर्ड सेल कितना होता है? जो अफेक्टेड पीरियड है, सिमिलरली वैसा ही पीरियड हमें ढूंढना है 4 लाख। प्रीवियस 4 लाख। अच्छा ये देखो, ये जून से लेके, हाँ सही, 4 लाख जून से लेके अक्टूबर तक। तो यहाँ पर भी हमें जून से लेके अक्टूबर तक ढूंढना है। ये देखो, ये 3600 301000, यहाँ पर भी 3600 की जगह मतलब 01 2001 और 3010 तो ये ढूंढना है। तो फिर 4 लाख हो गया, 4 लाख। अब ट्रेंड जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, अब हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूला लगा के कि ट्रेंड क्या होगा। लेकिन देखेंगे कि फॉर्मूला लगा के आ रहा है कि नहीं। जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रेंड हो, ट्रेंड ना नहीं है ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। अब देखो, ट्रेंड का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो, सेल्स इन करंट ईयर का सेल्स लेना है, लेकिन नॉन इफेक्टेड पीरियड मतलब इफेक्टेड पीरियड को छोड़ के बाकी सेल लेना है करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का भी हमें नॉन इफेक्टेड पीरियड छोड़ के लेना है, तभी ट्रेंड पता चलेगा। वही हम पहले समझा रहे थे कि ट्रेंड कहाँ अप्लाई होगा। देखो, जो इफेक्टेड पीरियड है वो तो गलत होगा ना। जैसे अगर किसी का तबियत खराब है तो उसका एग्जाम ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इफेक्ट लाएगा ही, खराब होगा ही। तो फिर हम लोग उस तरह से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो उसी तरह से देखो, सेल्स इन करंट ईयर हमें देखना है और सेल्स इन प्रीवियस मतलब पिछले साल क्या सेल था, इस बार क्या है, तभी तो ग्रोथ पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कम हुआ था, इस ईयर में उससे ज्यादा है तो फिर ग्रोइंग है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले कम है तो फिर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। लेकिन कैसे कंपेयर कर सकते, सिमिलर चीज को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो अब आग लगने के बाद का जो सेल है उसके साथ तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे नॉन इफेक्टेड पीरियड लेना है, दोनों ईयर का नॉन इफेक्टेड पीरियड लेना है, लेके कंपेयर करना है। तो देखो, नॉन इफेक्टेड पीरियड पहले हम लोग देखेंगे कि करंट ईयर का नॉन इफेक्टेड पीरियड कौन सा हो रहा है। यहाँ पर देखो, करंट ईयर का नॉन इफेक्टेड, करंट ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये हम दिखा दे रहे हैं। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है करंट ईयर। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है करंट ईयर, जैन से, दिसंबर का खत्म मतलब जैन। अब बताओ, ये ईयर स्टार्ट हुआ था तो यहाँ से लेके नॉन इफेक्टेड पीरियड कहाँ तक का है? यहाँ से लेके 30 अगर जून तक, 30 जून जून 2021, 30 जून 6 तक नॉन लाख एंड इफेक्ट, 4 लाख 5,000, 4 हाँ लाख 50,000। 4,50,000। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक नॉन इफेक्टेड पीरियड। तो यहाँ से अगर कंपेयर करना है तो सिमिलर इसी चीज को यहाँ पर ढूंढो, मतलब इसी पीरियड को यहाँ पर ढूंढो, इसी पीरियड के सेल को। तो ये दिसंबर टू जून, ये रहा दिसंबर टू जून, मतलब 1 तारीख मतलब वही, ठीक है। अब चाहे 31 लिख लो चाहे 1 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 6 लाख और ये 4,50,000, इसमें हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि ग्रो है कि नहीं। ग्रो तो है, दिख रहा है, ये 4,50,000 और ये 6 लाख, ग्रोथ तो है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे सेल्स इन करेंट ईयर, ब्रैकेट में लिखना है नॉन इफेक्टेड। क्यों नॉन इफेक्टेड, मैंने समझा दिया। 6 लाख और सेल्स इन प्रीवियस ईयर नॉन इफेक्टेड 4,50,000। अच्छा, तो इंक्रीज है 1,50,000, हमें ये भी तो देखना है इंक्रीज है या डिक्रीज। इंक्रीज है 1,50,000। अब हमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कैलकुलेट करना है, तभी ग्रोथ का परसेंटेज भी पता चल जाएगा। तो 1,50,000 इंक्रीज हुआ है, अब इसे परसेंटेज में बता दो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो 1,50,000 इंक्रीज हुआ है 33.33%। कितने पे हुआ है? ऑब्वियसली 4 1.5 लाख। लाख, 4,50,000 into हाँ 100। इंटू 100। अगर तुम लोग यहाँ पर 6 लाख लिखोगे तो कंसेप्ट ही गलत है। 6 लाख पे थोड़ी ना 1.5 लाख बढ़ा है, तो फिर तो वो 7,50,000 हो जाएगा। 4.5 लाख पे 1.5 लाख बढ़ा है, तभी तो वो 6 लाख हो रहा है। तो इसका मतलब नीचे 4.5 लाख आना चाहिए। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू 100, 33.33%, ठीक है, 33%। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ट्रेंड कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, इसे यहाँ पर लगाएंगे। तो अब ये प्लस होगा, माइनस कंफर्म हो गया है, प्लस ही होगा। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले भी बताया, 33.333 जो होता है उसे तुम लोग चाहो तो 1/3 भी कर सकते हो, या तो फिर तुम लोग को करना है 4 लाख इंटू 33.33 करके, जब तक कैलकुलेटर लेगा देन परसेंट, तब जाके सही आंसर आएगा। तो आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, 1,33,333 ऐसे आ रहा है। तो ये टोटल करके कितना हो जा रहा है, 5 लाख
33,333 और एक्चुअली इस पीरियड में कितना सेल हुआ, ये तो होना चाहिए था। अगर बिजनेस का जो ग्रोथ दिख रहा है उस हिसाब से अगर चल रहा था तो ऐसा होना चाहिए था, बट हुआ कितना, 1,20,000। एक्चुअली में सेल हुआ है 1,20,000, तो फिर कितना लॉस हो गया है, मतलब कितना टोटल है शॉर्ट। 413333 413333। हाँ 4,13,333 4,13,333 ये हो गया है शॉर्ट सेल। तो हम लोगों ने स्टेप 1 कंप्लीट किया शॉर्ट सेल, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने ट्रेंड भी कैलकुलेट करना सीखा कि किस तरह से करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीपी रेशियो, वो भी इंश्योरेंस कंपनी वाला जीपी रेशियो। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका फॉर्मूला अलग है, तो ये देखो जीपी रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तुम लोग एक बार देखो कॉपी में, नेट प्रॉफिट 1 लाख, हम यहाँ पर फिर से एक बार लिख देते हैं याद रखने के लिए, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन करंट ईयर, सॉरी सेल्स इन प्रीवियस ईयर इनटू 100 इनटू 100। नेट प्रॉफिट है 1 लाख था शायद ना, 2 लाख कितना था, नेट प्रॉफिट है 1 लाख, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 20,000। और सेल्स इन प्रीवियस ईयर का पूरा सेल, ये देखो मैंने यहाँ पर पूरा ऐसे राउंड करके लिख भी रखा है 10 लाख, ठीक है, दिया हुआ था क्वेश्चन में 10 लाख, प्रीवियस ईयर का सेल है 10 लाख इनटू 100। ट्वेल्व परसेंट। अच्छा 12%। अच्छा अब इसका एक बार मतलब समझ लो इस जीपी रेशियो का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि हम लोग जो प्रॉफिट तुम जो लॉस हो जा रहा है उसके ऊपर हम लोग इंश्योरेंस क्लेम देंगे, उसी के ऊपर हम लोग ये वाला कंसेप्ट कर रहे हैं। तो इन लोगों ने जीपी रेशियो, मतलब जीपी रेशियो का मतलब होता है कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है सेल करके, ठीक है। तो जितना प्रॉफिट लॉस होगा उसके ऊपर क्लेम मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी नेट प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये दोनों को मिला के जितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, जितना हो रहा है, जैसे नॉर्मल जीपी रेशियो क्या होता है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। यहाँ पर देखो सेल्स है 100 भी है, वो तो परसेंटेज है तो 100 होगा ही, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने लिखवाया हुआ है, ऐसा फिक्स्ड एक्सपेंस जिसके ऊपर भी हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा के रखा है। ये देखो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है, कहां पर लिखवाया था, एक मिनट, ये रहा एग्जाम्पल, कहाँ चला गया, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये रहा। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मींस फिक्स चार्जेस, ये देखो फिक्स चार्जेस विच हैव बीन इंश्योर्ड, मतलब अगर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से अपना कुछ फिक्स चार्जेस भी इंश्योर्ड करवा रहे हैं, मतलब सिर्फ प्रॉफिट को इंश्योर्ड नहीं करवा रहे कि रिनोवेशन पीरियड में जो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे उसके प्रोपोर्शनेट मुझे इंश्योरेंस क्लेम दे दो। उसके साथ साथ अगर हम लोग अपना प्रीमियम अमाउंट बढ़ा सकते हैं तो हमें कुछ और भी फैसिलिटीज मिल सकता है। नॉर्मल सा बात है, पॉलिसी वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसमें प्रीमियम भी बढ़ेगा तो फैसिलिटीज भी बढ़ेगा। तो फैसिलिटीज में हमें क्या कवर हो सकता है, स्टैंडिंग चार्जेस मींस फिक्स चार्जेस, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी तुम लोग पढ़े होंगे। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स्ड खर्चा। अगर हम लोग फिक्स्ड खर्चा को भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर लेके आते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, फाइनेंस का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस अगर फिक्स्ड हो रहा है वो खर्चा, तो उस पर भी हमें क्लेम मिल सकता है। तो फिर जीपी रेशियो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सब पे अपना इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहती है तो उसका पॉलिसी वैल्यू भी कम हो जाएगा, उसका प्रीमियम भी कम हो जाएगा, तो ये पोर्शन जीरो हो
हो जाएगा, ठीक है। फिर कितने पे मिलेगा क्लेम? जितना नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना लॉस होगा उसके ऊपर हमें क्लेम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जीपी रेशियो बाद में अगर तुम लोग देखोगे तो ये कैलकुलेट होगा यहाँ पर, ठीक है, तभी समझ में आएगा कि जीपी रेशियो हमारा क्या यहाँ पर यूज में आने वाला है। लेकिन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब है कि ऐसा फिक्स चार्जेस जिसका भी हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा लिया, और इसका बेनिफिट ये है कि ये जो भी हम लोग एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे जब हमारा रिनोवेशन पीरियड रहेगा, या फिर जो भी खर्चा हमारे कंपनी में फिक्स चल रहा है उसका भी हमें क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी सारा दे देगी, जो लॉस है उसके हिसाब से हमें क्लेम मिल जाएगा। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन लास्ट ईयर इनटू 100 करके हमें जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जीपी रेशियो आ गया 12%, ठीक है, जीपी रेशियो 12% आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो देखो यहाँ पर दिखाई देते हैं एक बार, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें करना है। स्टेप 3, कैलकुलेट एडिशनल एक्सपेंस। हमें कैलकुलेट करना है एडिशनल एक्सपेंस क्लेम, ठीक है, यहाँ पर क्लेम लिख लो, तो ये बताना भूल गए, एडिशनल एक्सपेंस क्लेम होगा। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। अब तुम लोग अपने कॉपी से देख के लिख सकते हो। देखो 3 पॉइंट दिया हुआ है और तीनों में जो लोअर वैल्यू होगा वही क्लेम ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस कंपनी से कर सकती है, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंस जो उसने किया होगा, ठीक है, एडिशनल एक्सपेंस का मतलब बिजनेस को फिर से सही तरह से चलाने के लिए जितना भी एडिशनल एक्सपेंस किया है कंपनी ने उसका भी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। लेकिन एक रूल्स है, वो रूल्स फॉलो करके अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें 3 अमाउंट आएगा, उसमें जो लोअर वैल्यू होगा उसी का क्लेम दिया जाता है। तो देखो तीनों पॉइंट में फर्स्ट जो लिखा हुआ है, क्या लिखवा है मैंने यहाँ पर देख लेते हैं, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है भी। ये देखो एडिशनल एक्सपेंस 10,000, एक्चुअली इन्होंने फायर ऑकर होने के बाद एक्स्ट्रा 10,000 का खर्चा किया है ताकि बिजनेस स्मूथली रन कर पाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड पॉइंट थोड़ा बड़ा सा है, देखो एक्चुअल एक्सपेंस या फिर एडिशनल एक्सपेंस एक ही बात है, ठीक है। जो एडिशनल एक्सपेंस है यहाँ पर लिख देते हैं वही एक्चुअल एक्सपेंस है। तो एक्चुअल एक्सपेंस इनटू एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, हम इसे AAT लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये देखो मेरा यहाँ पर लिखवाया हुआ है, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो, AAT इनटू जीपी रेशियो डिवाइडेड बाय हो जाएगा AAT इनटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इसका हमें वैल्यू यहाँ पर लिखना है। अच्छा, एक्चुअल एक्सपेंस हमें पता है 10,000, ठीक है। AAT अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, जीपी रेशियो कर लिया है 12%, AAT नहीं कैलकुलेट किया, जीपी रेशियो 12% प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये रहा 30,000, तो ये हमें लिखना है, मतलब ऐसा चार्जेस जिसका इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है, तो ये हो गया 30,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें AAT कैलकुलेट करना है, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन में सिर्फ AAT और AT कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखा था। अब यहाँ पर हम लोग AT पहले कैलकुलेट करेंगे तो AAT हो जाएगा, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ AAT, ठीक है। AAT कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो पहले AT लेंगे, एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर क्या होता है, जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके बैक में 12 मंथ्स, अब जून टू जून 12 मंथ्स हो जाएगा, जून टू जून 12 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है एनुअल टर्नओवर, ये 4 लाख, ये 1,50,000 और ये 6 लाख, ये तीनों पॉइंट हमें ऐड करना है, 4 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 6 लाख, ये देखो 4 लाख
1150 अच्छा 1150, अच्छा 4 लाख कितना, और कितना था, 4 लाख प्लस 1 लाख 4 50, lakh 6 lakh 1,50,000 and 6 lakh. अच्छा 6 लाख, तो ये हो गया 11,50,000, ये एनुअल टर्नओवर हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एडजस्ट करना है, तो हमें एडजस्ट करने से हमें क्या मिलेगा, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। और कितना एडजस्ट करेंगे, कितना ग्रोथ आया था, ट्रेंड एडजस्ट कर दिया जाता है 33.33%, ऐड करेंगे ट्रेंड 33.33%। अब ऐड किस पे किया जाएगा, प्रीवियस ईयर पे या करेंट ईयर पे, हमेशा प्रीवियस ईयर वाले पे, ठीक है। तो ये 4 लाख और 1,50,000 ये प्रीवियस ईयर का है, जैसे पिछले वाले सम्स में एक ही डेटा मिला था, तो ये ईयर तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला 100% है, ये 133.33% है, ये 100% है, और ये 133.33% है। इससे इसके साथ कंपेयर किए तभी तो पता चला कि सेल इतना बढ़ गया है, ठीक है। अभी तो कंपेयर किया हम लोगों ने 4,50,000 और 6 लाख में, तभी पता चला। इसका मतलब ये सारा जो है ये 100% का है, ये 133.33% इस पे अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, तो फिर हमें ट्रेंड अगर ऐड करना है तो हमेशा प्रीवियस ईयर पे ऐड करना पड़ेगा। तो 5,50,000 पे, हाँ बोलो। टोटल आ रहा है 13,33,033 हाँ 13,33,333, हाँ 330 33, तो 5,50,000 पे हो जाएगा, यानी ये दोनों पे ट्रेंड ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों कितना हो रहा है, 4 लाख प्लस 1,50,000, 5,50,000 पे, 1,83,000 हाँ 1,83,333 1,83,333। ये देखो, ये दोनों पे मैंने कर दिया 5,50,000 और 33.33%, मतलब 1/3 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर तुम लोग चाहो तो वो 0.33 भी कर सकते हो। तो 1,8 और 4 ठो 3 आ जाएगा, फिर ऐड कर दो 1,150, तो 13,33,333, ठीक है। ये आ गया AAT, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर 13 लाख। अब इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ম্যাম हाँ बोलो। বলছি হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি এই 4 লাখ আর 1.5 লাখের ওপর তো ট্রেনটা অ্যাড হচ্ছে, এই হ্যাঁ, ব্যাপারটা আরেকটু বলবেন, তাহলে আমি একটুখানি লিখে নেব। আচ্ছা, এটা এই জন্য অ্যাড হচ্ছে কারণ দেখো আমরা ট্রেন্ডটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করলাম, কারণ আমার তো এই কোয়েশ্চেনে কোনো ট্রেন্ড দেয়া ছিল না যে আমার দেয়া আছে তাই আমি বুঝতে পারছি যে আমার ট্রেন্ড আছে। আমি কোয়েশ্চেনে আমি কিভাবে বুঝলাম কি আমার ট্রেন্ড আছে কিনা, আমাকে এক একটা স্লটে আমার সেল দেয়া ছিল, তো প্রথম স্লটটা যদি দেখো তাহলে jan to জুন প্রিভিয়াস ইয়ারের, আর সেম নেক্সট ইয়ারেরও আমাকে jan to জুন দেয়া আছে, তাহলে 4.5 লাখ আর এখানে 6 লাখ, তাহলে আমার সেলটা গ্রো করেছে, তার মানে অবভিয়াসলি আমার এটা ইনক্রিজিং ট্রেন্ডে চলছিল আমার বিজনেসটা, কিন্তু এখানে ফায়ার অকার হওয়ার জন্য এই পিরিয়ডে আমার সেলটা নিশ্চয়ই কমে যাবে, তার মানে আমি 4 লাখটাকে নিশ্চয়ই 1,20,000 সাথে কম্পেয়ার করব না, কারণ এটা তো জাস্টিফাই হবে না, কারণ এটা একটা মানে খারাপ অবস্থা দিয়ে যাচ্ছে বিজনেসটা, এখানে ফায়ার অকার হয়েছে, তো এটার সাথে এটা আমি কম্পেয়ার করে বুঝতে পারবো না যে সত্যি আমার বিজনেসটা ভালো অবস্থায় ছিল না খারাপ। তাহলে আমাকে যদি ট্রেন্ড জানতেই হয় তাহলে আমি এইটা আর এটা কম্পেয়ার করতে পারবো, অন্য কিছু তো কম্পেয়ার আমি করতে পারবো না। আর এই দুটোকে কম্পেয়ার করে আমরা দেখলাম কি আমাদের বিজনেসের গ্রোথটা হচ্ছে কত, 33.33% আছে। তাহলে আমি কি করে বুঝলাম, তার মানে এখানে সেলটাকে আমি 100% ধরলাম এটাকে, তবেই তো আমার এটা 133.33 এলো, মিনস 100% ইকুয়াল টু 4,50,000 অ্যান্ড 6 লাখ ইকুয়াল টু 133.33%, আমাদের যে সলিউশনটা হলো সেটা হিসেবে। তাহলে আমার এখানে সব সেলই তো তাহলে 100%ই হলো, আর এখানে যা হওয়ার সেটা 133.33% হওয়া উচিত ছিল, বাট ডিউ টু ফায়ার হলো না, ঠিক আছে। তাই জন্য আমাকে যদি মানে অ্যানুয়াল অ্যাডজাস্টেড টার্নওভার আমাকে বলছে, অ্যানুয়াল, এখানে অ্যানুয়াল টার্নওভার মানে ফায়ার অকার হওয়া থেকে নিয়ে প্রিভিয়াসলি আমাকে 12 মান্থস নিতে হবে। তো এখানে জুনে হয়েছে, তাহলে জুন টু জুন 12 মাস হয়, তাহলে জুন টু জুন আমরা নিয়ে নিলাম, 12 মান্থস হয়ে গেল, এটা গেল অ্যানুয়াল টার্নওভার। এবার অ্যানুয়াল অ্যাডজাস্টেড টার্নওভার মানে যদি ট্রেন্ড থাকে তাহলে আমরা ওটাকে বলবো অ্যানুয়াল অ্যাডজাস্টেড টার্নওভার। এবার আমাদের ট্রেন্ড ছিল, যেটা আমরা চেক করে দেখলাম, ট্রেন্ড আমাদের গ্রোয়িং ছিল মানে ইনক্রিজিং ছিল, তাহলে আমাকে বলো, আমাকে যদি ট্রেন্ড আমাকে বলছে সেলে তুমি ট্রেন্ডগুলোকে অ্যাড করে দাও, তাহলে এটা তো অলরেডি অ্যাডেডই আছে, তাহলে কোন দুটোতে অ্যাডেড নেই বা তিনটে যাই স্লট থাকুক বা একটা ডেটা, আমাকে সেটাতে ট্রেন্ডটা অ্যাড করতে হবে, তাহলে আমার ট্রেন্ড অ্যাড নেই এই দুটোতে, দেখে বোঝা যাচ্ছে। বলো। বছরের
বোঝাতে পারলাম? বোঝা গেল? হ্যাঁ, আগের বছরের গুলোতে ট্রেনটা অ্যাড করতে হবে, মানে এটাই মাথায় রাখতে হবে তাহলে। হ্যাঁ, আর কেন হচ্ছে সেটাও বললাম, কেন আগের বছরগুলোতেই আমরা ট্রেন্ড অ্যাড করব, কারণ এটা ট্রেন্ডই, এটা যে ট্রেন্ড বেড়েছে সেটা তো আমি কম্পেয়ার করব তবে বুঝতে পারবো, সেটাও সিমিলার পিরিয়ডের করতে হবে আমাকে, আর সেম কন্ডিশনে করতে হবে, কারণ এখন আমি তো 4 লাখের সাথে 1,20,000 করলে আমার বলবো আমার বিজনেস স্লো হয়ে গেছে, কিন্তু না, আমি তো এটা কম্পেয়ার করতে পারি না, কারণ এখানে আমি 100% এফোর্ট দিতে পেরেছি, কিন্তু এখানে আমার সাথে একটা অ্যাক্সিডেন্ট আছে, ঠিক আছে, তো আমার তো এটা দুটো কম্পেয়ার করতে পারবো না, সেই জন্য আমাদের সবসময় এইটা যে ট্রেন্ড আসছে আর এইটাতে ট্রেন্ড আছে সেটা আমরা কম্পেয়ার করলাম, বাট এই দুটো আমার ট্রেন্ড ছাড়াই আছে, কারণ এগুলো তো আমি চেক করতাম কি এই স্লটে আর কতটা গ্রো করেছে, কিন্তু তার মাঝে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, তার মাঝে ফায়ার অকার হয়েছে, তাই সেই জন্য আমি এখানে 100% এগুলো হলো, এটা 133.33, এটা আবার কমে গেছে সেটা আলাদা কন্ডিশন। अच्छा, ঠিক আছে। अब चलो कैलकुलेट कर लो, इसे इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको देखो थोड़ा सोच समझ के कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऊपर सारा इंटू है, नीचे एक प्लस भी है, तो इसका कैलकुलेशन सही तरीके से करना पड़ेगा। 10,000 इंटू 12% इंटू 13, फिर 1 2 3, तो ये बहुत बड़ा डेटा आ रहा है, ठीक है, तुम लोग इसे m प्लस कर सकते हो, देखो कैलकुलेटर को इस तरह से यूज करो, यहाँ पर जो भी डेटा आया है ना, कितना आया है ये देखो, हम दिखाते हैं, मुझे नहीं पता इससे यहाँ पर होगा कि नहीं, देख लेते हैं, देखो 13,333,333, ठीक है, 13,33,033 इंटू 10,000, ठीक है, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, 12%, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से करना पड़ेगा, तो 15 लाख ना, सॉरी 15 लाख नहीं, कुछ बहुत ही ज्यादा डेटा है, हम अभी काउंट नहीं कर रहे, इतना आ रहा है, इसे हम लोग मेमोरी प्लस कर सकते हैं, तुम लोग के कैलकुलेटर में भी तो मेमोरी प्लस होगा, करके देखो, हम कैलकुलेटर में कर रहे हैं, तुम लोग कैलकुलेटर में करो, इसमें मुझे उतना नहीं पता कि इसमें क्लियरली आ पाएगा कि नहीं, होना तो मैम चाहिए। टोटल आ रहा है 9,815। 9,815 नहीं, 8,163 आ रहा है, 8,163 आ रहा है, कुछ गलत हो गया होगा, देखो, अच्छा इसे मेमोरी प्लस कर लो, देखो शॉर्टकट देखो कैसे कर सकते, कर लियो, अब फिर ये नीचे का डेटा लो, नीचे का डेटा ये 13,33,333 इंटू 12%, ये देखो 13,33,333, नहीं मेरा शायद ज्यादा लिख दिया हम, 13,33, हाँ, इंटू 12%, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इक्वल प्लस 30,000, प्लस 30,000, ठीक है, तो ये आ गया, ये वाला डेटा आ गया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये डेटा डिवाइड, फिर डिवाइड साइन दो, ये वाला डेटा जो आ गया ना, तुम लोग कैलकुलेटर में सेम इसी तरह से करो, देखो कितना जल्दी हो जाएगा, डिवाइड मेमोरी रिकॉल कर दो, MRC होगा, ठीक है, अब MRC मेमोरी रिकॉल, मेरे यहाँ पर कौन सा देना है, MR देना है, MC देना है, शायद MR देना है, ठीक है, देख लेते हैं MR देने से वो डेटा आता है कि नहीं, हाँ मेमोरी रिकॉल ये तो शो कर दिया, तुम लोग अपने कैलकुलेटर में MRC दो, ठीक है, मुझे जितना पता है कि कैलकुलेटर में MRC लिखा हुआ रहता है, ठीक है, अब इक्वल दो, अरे मेरे यहाँ पर तो नहीं दिखा, तुम लोग का 8421 आ रहा है। 8421, मेरा तो कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, पता नहीं, तुम लोग ऐसे करके कैलकुलेटर में करो, 8421 नहीं 8163 आना चाहिए, चेक करो फिर से एक बार, हम कैलकुलेटर में कर रहे हैं, मेरे कैलकुलेटर में, तुम लोग भी फिर अपने कैलकुलेटर में फिर से करो, 10,000 इंटू 13,33,333 इंटू 12%, फिर मेमोरी प्लस फिर 13,33,333 इंटू 12% प्लस 30,000, तो 18,999 ऐसा आ रहा है, फिर डिवाइड, अच्छा ये उल्टा हो जा रहा है क्या, डिवाइड MRC इक्वल टू, नहीं ये उल्टा हो जा रहा है, तो फिर डिवाइड करने से, तो इसको कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, ये भी होना चाहिए था, पहले इसको कैलकुलेट कर ले, वही कर लेते हैं, देखते हैं, 13,33,333 इंटू 12%
प्लस 842 30 800 8163 আসতে হবে। আমার 8421 এলো তো। ও সবারই কি 8421 আসছে? 13,30,000 তাহলে হতে পারে আমার भूल लिखा था, एक मिनट देखे नीचे 8163 दिया हुआ है, देख लेते क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या। ओ अरे मैंने तो जीपी रेशियो की जगह ये जीपी रेशियो ही तो लिखा है, जीपी रेशियो में अच्छा अच्छा अच्छा, जीपी रेशियो 2% डिक्रीज हुआ है ना, ये 12% नहीं होगा, कितना होगा रुको बता देते, ये 10% होगा, इसीलिए नहीं हो रहा है, आंसर के साथ नहीं टैली हो रहा है, इसे 10% कर लो, बता देते हैं क्यों। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में था, एक बार क्वेश्चन ही दिखा देते हैं। ये देखो डिक्लाइन इन जीपी रेशियो ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, लेकिन जीपी रेशियो 2% कम करके देखेगा इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने खुद बोला है कि कॉस्ट की वजह से 2% जीपी कम है, तो जीपी रेशियो को 2% कम करना है। तो हमारा 12% तो आया था, लेकिन उसे हम लोगों को 2% कम कर देना है। तो मैंने जीपी कहाँ निकाला था ना, वहां लेस डिक्लाइन लिख देंगे। हाँ ये देखो यहाँ पर 12%, फिर यहाँ पर लेस कर दो डिक्लाइन 2%, ठीक है, तो ये 10% हो जाएगा, ये 10%, ठीक है, इसीलिए मेरा गलत हो रहा है। 10% से कैलकुलेट करोगे तो 8163 आ जाना चाहिए, देख लो। एट 8163 आ रहा है क्या, देख लो एक बार। यस मैम, 8163। 8163। अब ये कैलकुलेटर में भी देख लो हो जाएगा, कैसे करना है, मुझे ये वाला पोर्शन डिवाइडेड बाय ये वाला पोर्शन करना है, ठीक है। तो पहले हम ये वाला कैलकुलेट करके दिखाते हैं, देखो कितने जल्दी हो जाएगा कैलकुलेटर में। ये देखो 13,33333 इंटू 10%, 10% प्लस 30,000, ठीक है, ये डेटा आ गया। इसे हम मेमोरी प्लस में डाल देते हैं, फिर ये ऊपर वाला डेटा लिखेंगे 10,000, ठीक है, इंटू 13,33333 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब डिवाइड करना है, ये ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे करना है, तो डिवाइड एम आर, ठीक है, डिवाइड एम आर जो डेटा था, पता नहीं मेरा ये डेटा आया भी कि नहीं समझ में आ रहा, इक्वल नहीं आ एक रहा है। जीरो कम हो गया था, एक एक जीरो कम हो गया था। हाँ लेकिन तुम लोग इसे एक बार फॉलो करो, पता नहीं मुझे इस लैपटॉप वाले कैलकुलेटर में कभी कभी मेरे से नहीं होता है, तो लेकिन मैंने जो स्टेप कहा ना, अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो तुम लोग का बहुत जल्दी आ जाएगा। मैंने कहा कि पहले इसे कैलकुलेट करो, इसका जो आंसर आएगा उसे m प्लस कर लो, m प्लस करने के बाद फिर इसे सॉल्व करो कैलकुलेटर में, फिर ये सॉल्व होने के बाद एमआरसी दबाओ, फिर मतलब डिवाइड एमआरसी, ठीक है, डिवाइड एमआरसी करके इक्वल करो, ये डायरेक्ट आएगा, तुम लोग देख सकते हो एक बार जरूर करके, क्योंकि ये बहुत शॉर्टकट होगा, क्योंकि तो इस टाइप के क्वेश्चन लेंदी होते हैं और टाइम बच जाएगा। और यहाँ पर क्यों नहीं हुआ नहीं समझ में आया, ठीक है, एक बार देखेंगे बाद में हम ट्राई करके, बट कैलकुलेटर में जरूर हो रहा है, तो तुम लोग करके देख लो एक बार। अच्छा हम लोग एडिशनल एक्सपेंस का सेकेंड यहाँ पर लिखा था और एक थर्ड, ठीक है, अरे यहाँ पर ये वाला आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, थर्ड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है देखो, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो, ये दिया हुआ है, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो,
अब जीपी रेशियो तो हमें पता है कितना है, 10% लेना है। और रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड का मतलब यहाँ पर समझते हैं, देखो क्या दिया हुआ है रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। यहाँ पर दिया हुआ है कि एडिशनल सेल्स ड्यू टू एक्सपेंस, मतलब हम लोगों ने बिजनेस बंद नहीं किया, हम लोगों ने एडिशनल खर्चा किया। इस क्वेश्चन में भी देखो ना कितना खर्चा किया, 10,000, ताकि बिजनेस हमारा बंद ना हो, वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन उस पर हमें क्लेम मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडिशनल सेल्स हम लोगों ने जितना भी करवा लिया है ड्यू टू एक्सपेंस, उसी को बोलेंगे रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। ठीक है, मतलब सेल में रिडक्शन होने वाला था लेकिन उसको हम लोगों ने अवॉइड करवा दिया, क्योंकि हम लोगों ने उस पर एक्सपेंस किया। तो बिजनेस बंद नहीं हुआ, सेल रिड्यूस नहीं हुआ, सेल हम लोगों ने कंटिन्यू रखने का कोशिश किया है, इसका मतलब होता है रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। पहले ये लैंग्वेज मैंने समझाया, अब इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल सेल्स ड्यू टू एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इफ एडिशनल सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस कांट बी आइडेंटिफाइड। अगर क्वेश्चन में ऐसा हमें दिया हुआ है कि नहीं समझ में आ रहा है कि कितना हमारा एडिशनल सेल हुआ है, देन एज्यूम एक्चुअल सेल्स इन डिसलोकेशन पीरियड एज एडिशनल सेल्स। मतलब क्वेश्चन में अगर हमें अलग से नहीं बताया है कि इतना हमारा एडिशनल सेल्स है, तो हमेशा हम लोग जो एक्चुअल सेल्स हम लोगों ने कर लिया है डिसलोकेशन पीरियड पे, उसे ही हम लोग अपना एडिशनल सेल्स मानेंगे। ठीक है, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड का डेटा उसी को मानेंगे। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो कि यहाँ पर फायर ऑकर हुआ, उसके बाद हम लोगों ने कितना खर्चा किया 10,000, और कितना सेल किया है यहाँ दिख रहा है हमें 1,20,000, इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल सेल्स। अभी हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। अगर क्वेश्चन में हमें अलग से नहीं बताया है कि इसमें एडिशनल सेल्स कितना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देन एक्चुअल सेल्स इक्वल टू एडिशनल सेल्स ऑलवेज हम लोगों को एज्यूम करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम लोग को ये एज्यूम ही करना पड़ेगा। शायद एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास जहां पर तुम लोग को एडिशनल एक्सपेंस एडिशनल सेल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यही वाला सेल दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, और कुछ अलग इंफॉर्मेशन रहता ही नहीं है। तो 1,20,000 जो एक्चुअल सेल्स है उसे हम लोग मानेंगे एडिशनल सेल्स, क्योंकि यहाँ पर तो बोला नहीं है कि 10,000 की वजह से कितना हुआ है और नॉर्मली कितना हुआ है। ठीक है, तो 1,20,000 ही हमें लेना पड़ेगा, 1,20,000 इंटू 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,000, आई थिंक 12,000। यस मैम। अब हमें क्या लेना है, ये तीनों का जो लोअर है वो लेना है। लोअर मतलब ये तीनों का जो वैल्यू है, तुम लोग देख सकते हो ये तीनों लिखने के बाद मैंने लिखवाया है नीचे लोअर ऑफ द एबव। तो सबसे कम कौन है, 10,000, 8,163 एंड 12,000। सबसे लोअर वैल्यू है 8,163, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बीच में ये कैलकुलेशन कर लिया मैंने। तो लोअर यहाँ पर लिखेंगे, लोअर विल बी 8,163, तो लोअर वैल्यू हो गया 8,163। ये देखो, अब देखते हैं क्या किया है। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस विल बी लोअर ऑफ द अबव, जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इफ एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कांट बी कैलकुलेटेड देन कंसीडर एनुअल टर्नओवर इन द अबव फॉर्मूला। अच्छा, ये भी एक पॉइंट बता दिया है कि अगर हमें क्वेश्चन में एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा है, मतलब हमारे पास ट्रेंड कुछ भी नहीं है, ना तो प्लस ट्रेंड है ना तो माइनस ट्रेंड है, बिल्कुल एज इट इज है, नो ट्रेंड, देन AAT तो होगा नहीं। अगर AAT नहीं होगा तो वहां पर AT यूज करो, यानी एनुअल टर्नओवर यूज करो, ये बताया है। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो कर लिया। अब हम लोग स्टेप 4 में चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। यहाँ पर हम लोग टोटल लॉस कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लोगों ने उस लॉस ऑफ स्टॉक में भी किया था। तो अब स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या है, तुम लोग एक बार कॉपी में देखो, हम समझाते हैं। शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। हमें टोटल लॉस कैलकुलेट करना है ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना सेल नहीं कर पाए उस पे जितना हमारा प्रॉफिट कम हो गया है, तो सेल पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनटू जीपी रेशियो लगाएंगे, प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो, तो शॉर्ट सेल हम लोग का हुआ है यहाँ पर, ये देखो 4,13,333,
थोड़ा फिगर ऑड है, ये देखो 4,13,333 इतना सेल हम लोग नहीं कर पाए ड्यू टू फायर, और 10% का जीपी चल रहा था अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी का जो जीपी रेशियो फॉर्मूला है 41333 इंटू 10%। तो प्रॉफिट कितना लॉस हो गया है 41,333। अब यहाँ पर ऐड करेंगे एडिशनल एक्सपेंस, इसका भी क्लेम मिलेगा ना, अभी हम लोगों ने इसीलिए तो कैलकुलेट किया। इस पे हम लोग लॉस बता रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी का, कितना लॉस है। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि तुमने लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर क्लेम लेके रखा था, तो बताओ कितना प्रॉफिट तुमने गवाया और कितना एडिशनल एक्सपेंस करवाया ताकि सेल तुम्हारा जो है रिडक्शन ना हो। ठीक है, तो एडिशनल एक्सपेंस हम लोगों का कितना हुआ है, जो लोअर ऑफ द फॉलोइंग लेना है 8163, जो रूल्स है उस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। 8163 ऐड कर दो तो 49,496.3 आ रहा है। अच्छा, पॉइंट तो मेरा नहीं आएगा क्योंकि मैंने पॉइंट का सारा डेटा हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते फिर से एक बार, यहाँ पर फॉर्मूला देखो क्या बोल रहे हैं। एडिशनल एक्सपेंस लेस करना है सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। जो पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं आया है कि हम लोगों ने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के थ्रू से कितना सेव कर लिया है। मतलब अगर हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड करवा के रखे हैं तो हम लोग बेझिझक स्टैंडिंग चार्जेस ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें क्लेम मिल जाएगा। तो अगर हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस पे इंश्योरेंस करवा के रखे हैं तो हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और उस वजह से हमारा जो प्रॉफिट लॉस होने वाला था वो कम हो जाएगा, इसीलिए इसे माइनस कर दिया जाता है। माइनस सेविंग कर लिया हम लोगों ने, कैसे, क्योंकि हम लोगों ने स्टैंडिंग चार्जेस अप्लाई किया है। जैसे कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया है कि वहां पर सेल नहीं हो पा रहा है, किसी दूसरे जगह पर रेंट लेके हम लोगों ने फिर से नया शॉप ओपन करके बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वहां पर जो कंडीशन है उस पर तो हो नहीं सकता है। तो ये सब वजह से हमारा जो सेल है वो उतना भी कम नहीं हुआ जितना हो सकता था। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत सेव कर लिया, तो ये माइनस हो जाएगा। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये माइनस हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा टोटल लॉस। अब इस क्वेश्चन में नहीं है तो ये वाला पॉइंट अप्लाई नहीं करेंगे तो टोटल लॉस आ गया। अब क्लेम कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया टोटल लॉस, इसे लिखना है टोटल लॉस, फिर क्लेम कैलकुलेट करेंगे। टोटल लॉस, अब क्लेम कैलकुलेट करना है। क्लेम का फॉर्मूला है देखो, पॉलिसी वैल्यू, ये पहले भी था, पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस, ये पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारा मतलब पहला वाला टॉपिक में भी ऐसे ही था, डिवाइडेड बाय वहां पर था टोटल स्टॉक। यहाँ पर तो स्टॉक के ऊपर नहीं मिलेगा, यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर मिलेगा, जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या होगा, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर इनटू जीपी रेशियो, मतलब जो एनुअल सेल है उस पर हम लोग कितना प्रॉफिट कमा सकते थे उसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लेम मिलेगा। तो पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, टोटल लॉस हम लोगों ने निकाल लिया है 49,496। जीपी रेशियो तो 10% आया था, और ये एटी देखते हैं कितना आया था। एटी आया है 13,33,333, 13,33,333, और पॉलिसी वैल्यू है 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 49,496 डिवाइडेड बाई 13,33,333 इंटू 10%। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 74244। ये देखो 74 74244। ठीक है,
ये हो गया रुपीज इतना, इतना हम लोग क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, इतना हम लोग क्लेम कर सकेंगे। तो ये जो मेथड है ना, ये लॉस ऑफ स्टॉक की तरह उतना मतलब आसान नहीं है, ठीक है, मतलब आसान नहीं है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जीपी रेशियो कुछ अलग है इंश्योरेंस रूल्स के हिसाब से, और इन लोगों ने जितने भी स्टेप बता के रखे हैं वही फॉलो करना है, ये सब इंश्योरेंस कंपनी का रूल्स है, ये फॉलो करके ही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे मतलब इसको ग्रिप में लाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हो रहा है। फिर भी मैंने जितना हो सके लॉजिकली समझाने का कोशिश किया है कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें उस रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स नए नए हैं जो कि हमें याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग इसे कर पाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। और एक कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर का सेल्स बोला है 5 लाख, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 40,000। तो चलो इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 16, डेट कुछ नहीं बताया, देखो इस क्वेश्चन में डेट कुछ नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रीवियस ईयर का टाइम पीरियड है तो यहाँ का नेट प्रॉफिट बताया है और सेल्स बताया, तो ये एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। सेल्स बताया 5 लाख, यहाँ पर लिख लो, और नेट प्रॉफिट बताया है 40,000, तो ये दो डेटा मैंने लिख लिया। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये नीचे लिख लेते हैं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये है 60,000। अच्छा, उसके बाद सेल्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिसलोकेशन ये है 20,000। तो 20,000 वो सेल है डिसलोकेशन पीरियड का, तो डिसलोकेशन पीरियड मतलब फायर ऑकर होने के बाद से लेके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ फायर ऑकर हो रहा है, यहाँ से लेके जितने दिन तक बिजनेस खराब हालत में था, दैट इज डिसलोकेशन पीरियड। तो यहाँ का सेल कितना बता रहा है 20,000। देखो इसमें कोई डेट वेट नहीं बताया, ठीक है। तो अगर हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से मैंने जो ये देखो ड्रॉ किया है, ये जो पीरियड है ये डिसलोकेशन पीरियड है, तो ये 20,000। अच्छा, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स इन प्रीवियस ईयर सेम इसी पीरियड में सेल हुआ था 80,000। अब इसे कैसे डिनोट करें, ये इस तरह से ही डिनोट कर देते, ठीक है। तो ये सेम टाइम पीरियड हो गया, तो सेम टाइम पीरियड का सेल्स बता रहा है 80,000, ठीक है। अब यहाँ पर कोई डेट नहीं बताया तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हमें अपने हिसाब से एक अंदाजा ले लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे एक्चुअल सेल्स बोला जाता है डिसलोकेशन पीरियड में जो होता है, इसे स्टैंडर्ड सेल बोला जाता है। तो ये हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इस हिसाब से हमारा शॉर्ट सेल भी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एनुअल टर्नओवर बताया है 6 लाख, ठीक है, एनुअल टर्नओवर है 6 लाख। तो एनुअल टर्नओवर क्या होगा, देखो ये एक एनुअल टर्नओवर तो मैं बता के रखा है 5 लाख, दैट इज सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर। लेकिन एनुअल टर्नओवर मतलब यहाँ पर 80 होता है। 80 का मतलब क्या होता है, जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके हमें क्या करना है 12 मंथ्स तक देखना है। उस दिन से लेके 12 मंथ्स तक जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लोग बोलते हैं 80, ठीक है। और इसमें अगर ट्रेंड एडजस्ट हो जाता है उसे हम लोग बोलेंगे AAT। तो ये सारा टर्म हमें याद रखना है कि क्या 80 होता है और क्या AAT होगा। तो ये 6 लाख। एडिशनल एक्सपेंस बोला है, एडिशनल एक्सपेंस 5,000। अच्छा, एडिशनल एक्सपेंस ये देखो 5,000। अच्छा, उसके बाद टोटल स्टैंडिंग चार्जेस बता रहा है 90,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 90,000। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल मतलब इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड, ठीक है। तो अब इंश्योर्ड अगर 60 है तो यहाँ से अनइंश्योर्ड निकाल लो, क्योंकि हमें इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड ही चाहिए होता है, इंडिविजुअली टोटल तो नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 90,000। तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना हो जाएगा 90,000 माइनस 60,000, तो कितना हो गया 30,000। ये अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। सेविंग्स इन अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 4,000। अच्छा, इस बार सेविंग्स बताया है, सेविंग्स इन अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 4,000, ये बता दिया है। सेविंग्स इन अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 4,000। अच्छा, उसके बाद पॉलिसी अमाउंट 50,000, पॉलिसी अमाउंट 50,000, कैलकुलेट क्लेम, पॉलिसी वैल्यू 50,000। बस अब हमें क्या करना है, स्टेप्स याद करके करते जाना है। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है शॉर्ट सेल।
अच्छा ट्रेंड पहले देख लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड नहीं दिया हुआ है, तो शॉर्ट सेल में ट्रेंड चाहिए होता है। एक बार ट्रेंड देख लेते हैं, अगर ट्रेंड होगा तो फिर उसे शॉर्ट सेल में अप्लाई करेंगे, तो फिर जो पैटर्न है ना वो बिगड़ेगा नहीं। जैसे मेरे यहाँ पर एक आधा हिस्सा आ गया, फिर यहाँ पर आधा आ गया, तो बेटर ये होगा कि अगर क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं है तो पहले ट्रेंड ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड करके फिर वहां पर शॉर्ट सेल करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स इन करंट ईयर नॉट अफेक्टेड, नॉन अफेक्टेड लिख देते, जो अफेक्टेड नहीं है। मैंने पूरा समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि नॉन अफेक्टेड के साथ ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो बताओ नॉन अफेक्टेड पीरियड का सेल कितना होगा। ये यहाँ से अफेक्टेड है, पूरा सेल है हमारा 5 लाख, ठीक है, पूरा सेल है हमारा 5 लाख। क्या यहाँ से हम लोग ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हैं, बताओ क्या हम लोग यहाँ से ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि ट्रेंड के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रेंड के लिए हमें जो करंट ईयर है और जो प्रीवियस ईयर है दोनों का सेम पीरियड का नॉन अफेक्टेड टाइम चाहिए। तो ये है इसका नॉन अफेक्टेड, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से अफेक्टेड पीरियड हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर अफेक्टेड माना है हम लोगों ने, तो नॉन अफेक्टेड तो ये वाला हो गया। क्या यहाँ का सेल ढूंढ पाना इजी है हमारे लिए? पूरा सेल तो दिया हुआ है, क्या हम लोग ढूंढ पाएंगे सिर्फ यहाँ का सेल कितना है, बताओ क्या ये पॉसिबल है सिर्फ यहाँ का सेल ढूंढना? यहाँ 80,000 दे दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, बट यहाँ पर भी तो बाकी है, तो ये दोनों का प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करें? क्या ये पॉसिबल है फाइंड आउट कर पाना? सोचो एक बार, ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फायर ऑकर हुआ है, हमें क्या चाहिए उसके पहले का, ये नॉन अफेक्टेड पीरियड है इन करंट ईयर, ठीक है, ये 1 साल है, मैंने यहाँ पर ये ऐसे गोल कर दिया ना, ये पूरा 1 साल है, फिर ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर फायर ऑकर हुआ तो इसके पहले ये नॉन अफेक्टेड, ये नॉन अफेक्टेड पीरियड, देखो मैंने पूरा व्हाइट कलर से यहाँ पर दिखाया नॉन अफेक्टेड, तो फिर यहाँ से अफेक्टेड है और यहाँ मैंने अफेक्टेड माना है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, नॉन अफेक्टेड, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर ये ट्रेंड यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा, तो यहाँ पर ट्रेंड नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो तुम लोग ब्लैंक छोड़ दो, हम यहाँ पर रब करके यहीं पर शॉर्ट सेल कैलकुलेट कर लेते, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। तो पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल ये देखो मैंने ये पीला पीला कलर से करके रखा है, स्टैंडर्ड सेल 80,000, ट्रेंड कुछ भी नहीं है, लेस करेंगे एक्चुअल सेल्स, पिछले बार जिस टाइम पे 80,000 का सेल हुआ था उसी टाइम पे इस साल 20,000 का सेल हुआ है, तो शॉर्ट सेल 60,000, शॉर्ट सेल हो गया 60,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अच्छा स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 में हम लोग जीपी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे और एएटी दोनों ही कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो जीपी रेशियो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट है 40,000, हमेशा प्रीवियस ईयर का ही लिया जाता है, तो 40,000 इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000, तो 40,000 प्लस 60,000, हम और फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर, पूरा सेल 5 लाख इंटू 100, 20%। अच्छा और एएटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ एएटी, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग इजीली कर पाएंगे, मिडिल में कोई भी डेटा नहीं आएगा। तो एटी, तो पहले एटी निकालेंगे फिर उसमें ट्रेंड ऐड करेंगे, हालांकि इसमें ट्रेंड है ही नहीं, तो जो एटी है वही एटी होगा। देखो इसमें ट्रेंड है नहीं ना, अभी तो हम लोगों ने देखा ट्रेंड नहीं है, तो एटी तो बता दिया है क्वेश्चन में, हमें डायरेक्टली 6 लाख बता दिया, कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, अगर बता दिया है तो वही फॉलो करना है 6 लाख, ठीक है। और एटी जो है क्योंकि प्लस माइनस ट्रेंड होता है, तो कोई भी ट्रेंड नहीं है, तो प्लस माइनस ट्रेंड जो कि नील है, नील, तो फिर एटी कितना हो जाएगा, एटी ऑल्सो 6 लाख, ठीक है, एटी ऑल्सो 6 लाख हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस, कैलकुलेशन नहीं, ये स्टेप 3 लिखना चाहिए मुझे, ये स्टेप 3 लिख दिया मैंने, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस। तो 3 पॉइंट जो कि हमें याद रखना है, एक्चुअल एक्सपेंस, तीनों में से जो लोअर होगा उसी का क्लेम मिलता है, पॉइंट 2
एक्चुअल एक्सपेंस इनटू AAT इनटू GP, ठीक है, तुम लोग भी याद कर लो, मुझे तो याद है, तुम लोग याद कर लो, GP प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और थर्ड पॉइंट हो जाता है रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू GP। अच्छा, एक्चुअल एक्सपेंस देखो हम लोगों ने लिखा होगा यहाँ पर 5000, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये क्वेश्चन में गिवन रहना चाहिए, हमें कैसे पता कि कौन कितना खर्चा किया है अपने बिजनेस को बचाने के लिए। फिर 5000 इंटू AAT जो कि 6 लाख ही हो रहा है, इंटू GP रेशियो कितना है याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं, 6 लाख इंटू GP रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। GP रेशियो कितना आया था अभी 20%, ये रहा 20%, यहाँ पर भी 20%, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 30,000, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 30,000 दिया हुआ है, 30,000, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका कैलकुलेशन करो कितना होगा, 6 लाख इंटू 20% प्लस 30,000, तो ये नीचे 1,50,000 आ रहा है, 1,50,000 आ रहा है, इसे मेमोरी प्लस में डाल लो, 1,50,000, देखो इस तरह से तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, हम बता रहे हैं 4,000 आ रहा है क्या, अच्छा हाँ 4,000 आ रहा है, 1,50,000 मेमोरी प्लस में कर लो, फिर 5,000 इंटू 6 लाख इंटू 20%, जितना आया डिवाइड 66 करोड़ आ रहा है शायद, डिवाइड MRC करो तो 1,50,000 दिखेगा, फिर इक्वल कर दो 4,000 डायरेक्टली आ जाएगा, जितना आ रहा है ये वाला, ठीक है 6 करोड़ आ रहा है शायद, फिर MRC प्रेस करो, फिर डिवाइड इक्वल कर दो 4,000 दिख जाएगा, ठीक है। हम मैंने प्रोसेस बताया, देखो पहले ये नीचे का करना है, ठीक है, पहले नीचे का करो, मैंने ये स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 1, ठीक है, फिर ये स्टेप 2 में ये सॉल्व करना है ये वाला, फिर MRC M प्लस, फिर MRC और फिर यहाँ पर डिवाइड इक्वल टू, तो डायरेक्ट 4,000 दिख जाएगा। अच्छा, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले, जो एक्चुअल सेल्स है उसे हमें मानना पड़ेगा कि एडिशनल एक्सपेंस करने के वजह से इतना सेल हमारा अवॉइड होते हुए, मतलब रिडक्शन होते हुए बच गया, दैट इज 20,000, तो यहाँ पर कितना लेना है 20,000, क्योंकि कुछ अलग बताया नहीं है क्वेश्चन में, तो 20,000 इंटू 20% तो ये हो गया फिर से 4,000। अच्छा, ये एक 4,000, ये एक 4,000, यहाँ पर 5,000, तो लोअर कौन सा हो जाएगा 4,000, ठीक है, लोअर अमाउंट हो रहा है 4,000। अब कोई भी 4,000 हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्लेम में हमें 4,000 कंसीडर करना है, क्योंकि 5,000 ज्यादा है, दो 4,000 जो कि लोअर वैल्यू लेना है हमें। अच्छा, अब स्टेप 4, अब हम लोग देखेंगे कि कितना शॉर्ट सेल हुआ है, कितना टोटल लॉस है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस, टोटल लॉस, शॉर्ट सेल इंटू GP रेशियो, शॉर्ट सेल इंटू GP रेशियो, तो शॉर्ट सेल कितना आया था देख लेते हैं, 60,000, और GP रेशियो कितना आया था 20%, तो 60,000 इंटू 20%, 60,000 इंटू 20%, तो इतना प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो 12,000 प्लस करना पड़ता है एडिशनल एक्सपेंस क्लेम 4,000, और लेस हो जाता है सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, जो इंश्योरेंस करवाया है, जो स्टैंडिंग चार्जेस को, जो फिक्स चार्जेस को, वही यहाँ पर लेस करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, कंफ्यूज करने के लिए दिया तो है सेविंग्स इन, लेकिन इंश्योर्ड नहीं, अनइंश्योर्ड दिया हुआ है, तो इसका हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है, तो इसको मत लिख दो, सेविंग्स इन अनइंश्योर्ड है, फॉर्मूला में देखना सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होता है, अनइंश्योर्ड नहीं होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये कुछ नहीं होगा। फिर ये हो गया 12,000 प्लस 4,000, ये 16,000 टोटल लॉस, ठीक है। अब हम लोग क्लेम निकालेंगे, तो क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस, जैसे प्रीवियस वाले में होता था, 80 इंटू GP रेशियो, तो
टोटल लॉस तो 16,000 है, AAT था 6 लाख, जीपी रेशियो है 20%। अच्छा, पॉलिसी वैल्यू लिखा था मैंने, पॉलिसी वैल्यू है 50,000। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 50,000 इंटू 16,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, 6,666 या फिर 7 ऐसे लिख सकते हैं रुपीज। इतने का हमें क्लेम मिल सकता है। और ये भी जो है ना, ये भी एवरेज क्लॉज अप्लाई करके ही हमें मिल रहा है, ठीक है, ये भी एवरेज क्लॉज अप्लाई करके ही हमें मिल रहा है, क्योंकि क्लेम का इंश्योरेंस कंपनी का जितना भी फॉर्मूला होता है उसे एवरेज क्लॉज बोला जाता है, ठीक है, मतलब एक एवरेज करके पेमेंट किया जाता है, इसीलिए इसे एवरेज क्लॉज बोला जाता है। तो ये क्लेम भी एवरेज क्लॉज का है। तो देखो ये लेकिन काफी लेंदी होता है इसका क्वेश्चन। सबसे पहला बात है कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है और इसका पॉइंट भी अलग रहता है, तो इसको टाइम लगेगा करने में। दूसरा है इसका टर्म्स को समझना है, उसके हिसाब से याद रखना है, और हमें ढूंढना है कि कौन सा शॉर्ट सेल है, कौन सा जीपी रेशियो है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टर्म्स और उसके साथ साथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो पूरा अच्छी तरीके से ध्यान से हमें देखना है, तभी हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि आज जो किया है तुम लोगों ने, पहले वो एक बार प्रैक्टिस करो, फिर नया क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इसे एक बार प्रैक्टिस करो तुम लोग अपने हिसाब से, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पॉइंट हम लोग नया यहाँ पर सीख रहे हैं। क्या एक्चुअल एक्सपेंस है, क्या एटी है, क्या एटी है, क्या रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड है, कौन सा जीपी रेशियो है, स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है, इंश्योर्ड करे तो क्या होगा, अनइंश्योर्ड करे तो क्या होगा। ये सब चीज तुम लोग खुद से करोगे तो फिर याद हो जाएगा, नहीं तो याद होने में थोड़ा दिक्कत होगा। खुद से लिखोगे, ठीक है, खुद से करोगे क्वेश्चन तो याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने, मेरा ये जो पीडीएफ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा सम्स है, तो यहाँ पर देखो मैंने 3 क्वेश्चंस करवा दिया है, 14, 15 एंड 16, ठीक है। तो उसके बाद तुम लोग 2 क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, और अगर कोई ज्यादा कर सकते हो तो भी कर सकते हो, 17, 18 ये 2 क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, होमवर्क में। आज हम लोग इतना ही करते हैं, लेकिन तुम लोग जरूर देखना, अगर इसके बाद फिर मंडे ही देखोगे तो फिर जरूर भूल जाओगे, क्योंकि ये ऐसा ही है टॉपिक, ठीक है। मैम पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा तो। हाँ, पीडीएफ सेंड कर देंगे, ओके, ठीक है। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय।